भारत माता की जय। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कौशल जी, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय अशोक गौतम साहब, आदरणीय नवल कुचिया जी, आदरणीय वीरेंद्र जैन साहब, आदरणीय केशव बघेल जी, आदरणीय राजू नारंग जी, विवेक मिश्रा जी, विक्रम साहू जी, बाकी तो सामने कितने लोग हैं सबके नाम ले सकता हूं, लेकिन एक सीमा है। बाकी इस अवसर पर उपस्थित हमारे डबरा परिवार के सभी सम्मानित भाइयों बहनों और मित्रों, मैं कई बार ये सोचता हूं कि हमारे पूर्वजों ने चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत सोच समझ के बनाई है। चुनाव होता है तो कम से कम मिलना जुलना तो हो ही जाता, लेकिन यह सही है कि जब एक बार संबंध बन जाता है तो मिलने की इच्छा दोनों तरफ से रहती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, व्यस्तताएं हैं, तो जब तक कोई प्रयोजन न बने तब तक मिलना हो नहीं पाता। जब मैं परसों हम लोग एक कार्यक्रम में थे तो उसी समय ये बात चली, तो मैंने कहा कि डबरा में बहुत दिन हो गए मैं गया नहीं हूँ, अगर डबरा में सब लोगों को बुलाओगे तो मैं 1-2 घंटा आराम से समय लेके आऊँगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया, सबको आमंत्रित किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की। तो मैं भी अपनी ओर से इस अवसर पर आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वर्तमान देश का जो परिदृश्य है वो आप सब लोगों से छिपा नहीं। आप सब लोग शहर में रहते हैं, आप सब लोग सारे संचार साधनों से जुड़े हैं, व्यापार से भी जुड़े हैं, तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है ये समय भारत का समय है। एक समय था जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, तो तब कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब ये स्थापित हो चुका है कि 21वीं सदी भारत की ही सदी है। और इसलिए आप सबने अनुभव भी किया होगा समय समय पर कि एक जमाना था जब वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व की गिनती नहीं होती थी, लेकिन आज दुनिया का कोई ऐसा वैश्विक मंच नहीं है जिस मंच का एजेंडा भारत की बिना सहमति के तय होता हो। एक अद्भुत अंतर आया। दुनिया में बहुत बड़े देश हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारे शुभचिंतक भी नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि बगल वाला इतना बड़ा बन जाए कि हमको ही चुनौती दे सके। लेकिन आज आप देखते होंगे पूरी दुनिया में कोई हमें चाहे चाहे न चाहे,
लेकिन उसके बावजूद भी सार्वजनिक रूप से जब बात करेगा तो वो यही कहेगा कि दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली कोई अर्थव्यवस्था है तो उस अर्थव्यवस्था का नाम भारतवर्ष है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को बधाई देनी चाहिए कि उनका कृतित्व और व्यक्तित्व इतना ऊंचा है कि देश के बड़े बड़े नेता और दुनिया के शीर्ष नेता अपने आप को आज भारत के प्रधानमंत्री के सामने अपने आप को बौना पाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा वो सच होने वाला है। हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री जी कभी इतना नहीं बोलते कि चलो ये सड़क बन जाएगी, पुल बन जाएगा, ये रेल चल जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने 2022 से इस बात को शुरू कर दिया कि 2047 जब आए तो भारत विकसित राष्ट्र बने। भारत अगर विकसित राष्ट्र होगा तो ये नारा नहीं है, ये यात्रा है। ये यात्रा 2047 में जब पूरी होगी तो आप ये मान के चलो डबरा भी विकसित डबरा होगा, क्योंकि भारत तो तभी विकसित होगा ना जब डबरा विकसित होगा। तो आज जो काम पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर चल रहा है वो हम सबको निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला है। आज समूची दुनिया में भारत की जो वाहवाही है, भारत की जो शोहरत है, उसका कारण सड़क, पुल और पुलिया नहीं है। उसका कारण यह है कि जो दुनिया के लोग नहीं कर पा रहे हैं वो कम समय में भारत करके दिखा रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। नोटबंदी हुई। नोटबंदी के समय कहा गया कि कैशलेस ट्रांजैक्शन करो। अब कच्चे और पक्के के ट्रांजैक्शन की दिक्कत तो अपन को मालूम ही है, बहुत सारे लोग करना भी नहीं जानते थे। अब कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ये कठिन चुनौती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इतने आयाम पर काम किया कि मतलब बड़ा व्यापारी कैशलेस ट्रांजैक्शन करे, बड़ा उद्योगपति करे, पढ़ा लिखा वकील करे, डॉक्टर करे, ये तो अपनी जगह हो सकता है। लेकिन रेडी पटरी वाला जो व्यक्ति है वो भी आज कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहा है। और ये कैशलेस ट्रांजैक्शन की वजह से अमेरिका, जर्मन और जापान, ये 3 कंट्रियां पैसे में भी हमसे मजबूत हैं और टेक्नोलॉजी में भी हमसे मजबूत हैं। लेकिन तीनों कंट्रियों का कैशलेस ट्रांजैक्शन जितना है उससे कई गुना ज्यादा अकेले भारतवर्ष का है। अब ये जो रेटिंग है ये भारत को दुनिया में अपने आप ऊंचा बना दिया। भाई हम नहीं कर पाए, भारत ने कैसे कर दिया? अभी तक तो लोग सोचते थे भारत में ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत करके दिखा रहा है और कम समय में दिखा रहा है। इसके कारण लोग भारत का लोहा मान रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन बनाए तो एक दवाई जो बनती है उसका जो साइकिल है वो 3 साल। कोई भी दवाई 3 साल से पहले नहीं बनती। जब टीबी की दवाई बनी थी दुनिया में तो हमको 20 साल बाद मिली थी, और जब पोलियो का टीका बना तो दुनिया में हमको 25 साल बाद पोलियो का टीका मिला। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में के समय में कोरोना आया
तो मोदी जी ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि चीन बनाएगा, कि अमेरिका बनाएगा, कि फलाना बनाएगा, ढिकाना बनाएगा। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों से बात करी और वैज्ञानिकों से पूछा कि जल्दी से जल्दी कितने दिन में बन सकता है और हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम चाइना से पहले बना के आपको दे सकते। तो उन्होंने वैज्ञानिकों से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा इतना पैसा लगेगा, इतने रिलैक्सेशन लगेगा, कम से कम कितने दिन में बन जाएगा, कि इतने रिलैक्सेशन अगर आप दे दोगे तो 90 दिन के भीतर टीका बन जाएगा। तो आपने देखा कि यही गवर्नमेंट की डिलीवरी होती है कि 90 दिन में हमने कोरोना का वैक्सीन बनाया। 91 दिन दिल्ली के एम्स में पैरामेडिकल स्टाफ को वो वैक्सीन लगना शुरू हो गया था। अब जो काम 3 साल में अमेरिका नहीं कर पाता, वो काम अगर हिंदुस्तान ने 90 दिन में कर दिया और 218 करोड़ डोज हमने अपने देश में लगाए और देश की 128 कंट्रियों को कोरोना की दवाई देने का काम हमने किया। अब ये सब लोग देखते हैं तो उनको लगता है हिंदुस्तान में ये कैसे हो सकता है। ये अपने आप में थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही ऐसा बना हुआ है। मुझे ध्यान है ये यूरिया अपना खाद, इसका रिसर्च आया तो प्रधानमंत्री जी ने मुझको बुलाकर कहा कि ये एक स्टूडेंट है, मेरे लिए चुनाव में काम करने आया था, इसने साल भर मुझे दिया, ये बोल रहा है लिक्विड यूरिया बन सकता है, तो तुम इस पर काम करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो इफ्को से मिला, इफ्को ने उस पर पैसा खर्च किया और आपने देखा होगा लिक्विड यूरिया आजकल मार्केट में आ गया है। अभी धीरे धीरे प्रचलित होने में समय लगेगा, लेकिन लिक्विड यूरिया बन गया। हमने अपने एग्रीकल्चर के फार्म पर 1000 स्थानों पर लिक्विड यूरिया डालकर फसल को खड़ा किया। मैं स्वयं देश भर में देखने के लिए गया, लेकिन मैं अपने वैज्ञानिक को समझाने में सफल नहीं हो पा रहा हूं। वो एक ही बोलता, भाई साहब देश भर दुनिया में कहीं भी तो नहीं बना। अरे मैंने कहा दुनिया में कहीं नहीं बना, चला अपन नहीं बना सकते, ये किसने मना किया है। अंततोगत्वा जब वो रिसर्च पूरी की हो गई तो उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि ये जो अफसर और वैज्ञानिक हैं ये मान नहीं रहे हैं और इनको थोड़ा बुलडोज करना पड़ेगा तो काम चलेगा। आज जो यूरिया 266 रुपए में 2200 रुपए की सब्सिडी सरकार के देने के बाद किसान को मिल रहा है, ये लिक्विड यूरिया उससे 21 है और एक बोतल मात्र 227 रुपए में मिल रहा है। तो क्या माइंड सेट बदलने का मामला है और इससे हिंदुस्तान की शोहरत बढ़ती है। अब दुनिया के देश जिन पर हम निर्भर करते हैं यूरिया के लिए, अब उनके मन में खटका खड़ा हो गया। हिंदुस्तान ने लिक्विड यूरिया बना लिया और ये तो सस्ता बना लिया। अब अगर मान लो इस यूरिया को लोग यूज करने लगेंगे तो 2200 रुपए कट्टा की सब्सिडी बचेगी सरकार की कि नहीं। तो एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा और वो 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा तो किसी न किसी गांव की सड़क के काम तो आएगा कि नहीं आएगा, कहां जाएगा। और जब सड़क बनेगी तो किसी छोटे गरीब के पेट में भी जाएगा, किसी मशीन वाले की जेब में भी जाएगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारत का उत्कृष्ट काल है। अब सामान्य तौर पर कौन सोचता था धारा 370 समाप्त हो जाएगी, लेकिन हुई ना। लोग कहते थे धारा 370 पर हाथ डालोगे तो आग लग जाएगी।
आग तो आग, हवा भी नहीं चली, तो 370 समाप्त हो गई। राम मंदिर के विषय के मामले में सभी लोग बोलते थे कि जब चुनाव आता है तो भाजपा को राम याद आ जाते हैं, तो हम भी सुनते थे। लेकिन आप सबने ताकत दी और बहुमत की सरकार केंद्र में भी थी और उत्तर प्रदेश में भी थी, तो राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। कहीं पत्ता खड़का क्या? ये भारत के उत्कर्ष का समय है और इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे सोचने की दिशा क्या हो। सामान्य तौर पर हम सब अलग अलग काम में हैं, हम सब अलग अलग बिरादरियों के हैं, हमारे अलग अलग काम के क्षेत्र हैं, हमारी आपसी बुराइयां भी हैं, भलाइयां भी हैं, हमारे घाटे भी हैं, मुनाफे भी हैं। अब ये तो जिंदगी भर से चल रहे हैं और जिंदगी भर चलने ही वाले हैं। लेकिन क्या हम छोटी सी चीज के लिए भारत को दांव पर लगा सकते हैं क्या? अगर भारत के उत्कर्ष का समय है तो इस समय तो छोटी चिंगारी पर राख डालकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ये भारत के उत्कर्ष का समय है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है और सही समय है। इसलिए सही समय पर बार बार करारी चोट होती रहे तो 2047 में हम अमेरिका से बड़े देश और शक्तिशाली देश बन जाएंगे। छोटी छोटी सांसें बची हैं, समय समय पर उनको भरने का काम हम सब लोगों को समझदारी से करना है। मेरी मान्यता है कि जिस जनता ने एक बार अपने को वोट दे दिया, समझ लो उस दिन से उस जनता के प्रति अब जवाबदेह तब तक है जब तक शरीर में सांसें मौजूद हैं। तो डबरा के लोगों से संबंध था, है और आने वाले कल में भी रहेगा। मैं जिस लायक हूं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। आज मैं आप सबके बीच में इस अवसर पर आकर बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूं और बहुत रिलैक्स मूड में आया हूं। हालांकि दिन भर इन लोगों ने बहुत एक्सरसाइज कराई है मेरी लेकिन आप सबसे मिलकर निश्चित रूप से पूरी मेरी थकान गायब हो गई है। बाकी अगर किसी के कोई सुझाव होंगे, मिलना होगा तो मैं हूं आपके बीच में। कोई लिख के भी दे सकता है, कोई वैसे भी बता सकता है। आप सबका पुनः एक बार